सन 1997 के दिसंबर महीने की एक रात लगभग 12 बजे उत्तर कोरिया की 17 साल की एक लड़की रियांगान प्रांत की ओर जंगल के रास्ते भाग रही थी। लड़की जानती थी कि अगर उत्तर कोरियाई बॉर्डर गार्ड ने उसे देख लिया तो वे तुरंत गोली मार देंगे। फिर भी उसने एक पल के लिए भी रुकना नहीं चुना। जब वह भागते भागते लगभग सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गई, तभी अचानक गश्त कर रहे एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। लेकिन उसी क्षण उसके साथ एक अजीब चमत्कार हुआ जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। किस्मत के चलते वह लड़की सुरक्षित हालत में उत्तर कोरिया की सीमा पार करने में सफल हो गई। सीमा के उस पार येलो रिवर नाम की एक नदी थी। सर्दियों में यह नदी पूरी तरह जम जाती थी और जो जमी हुई नदी के ऊपर दौड़ते हुए एक लड़की चीन के अंदर प्रवेश कर गई। वह उन बहुत ही कम लोगों में से एक थी जो उत्तर कोरिया से भागने में सफल हुई थी। लेकिन इस घटना के 12 साल बाद उस लड़की को फिर से उत्तर कोरिया लौटना पड़ा, ठीक उसी रास्ते से जिससे वह भागी थी। लेकिन आखिर क्यों उसे फिर से उत्तर कोरिया वापस आना पड़ा, और उस रात उसके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था जिसके वजह से वह गार्ड के नजरों में आने के बावजूद भी उत्तर कोरिया से भागने में सफल हुई। और सबसे बड़ा सवाल, जब उसे निश्चित मौत का अंदाजा था तब भी उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही भागने का फैसला क्यों लिया। यह घटना बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है कि क्यों उत्तर कोरिया को पृथ्वी का नर्क कहा जाता है। जनवरी 1990 में उत्तर कोरिया के हेसान शहर के एक साधारण परिवार में ली हंसियो नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। ली के पिता उत्तर कोरिया के रक्षा विभाग में एक सैनिक थे और उनकी मां एक साधारण गृहिणी थी, यानी बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसी जिंदगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि बचपन से ही ली बच्चों की तुलना में कुछ अलग और अधिक उत्साही थी। वह मानती थी कि उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जिसकी तुलना किसी और देश से की ही नहीं जा सकती। असल में उत्तर कोरिया के हर स्कूल में रोज क्लास शुरू होने से पहले नथिंग टू एनवी नाम का एक गीत गाया जाता था। इस गीत का मतलब होता है उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे सुंदर देश है, इसके ऊपर कोई न है और न हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में पैदा हुए हैं। यह बात ली के दिल की गहराइयों में बस गई थी। इसके अलावा क्योंकि ली के पिता सैनिक थे, इसलिए उनका परिवार अन्य उत्तर कोरियाई परिवारों की तुलना में आर्थिक रूप से थोड़ा अधिक स्थिर था। इसी वजह से जब उनके परिवार को किसी चीज की कमी नहीं थी, तब ली ने सच में मानना शुरू कर दिया कि उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे सुखी देश है। 1994 में उत्तर कोरिया के इतिहास की सबसे भयानक अकाल शुरू हुई। बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ सरकार की गंभीर कुप्रबंधन के कारण पूरे देश में भयंकर खाद्य संकट फैल गया। उस समय किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल उत्तर कोरिया की सत्ता में थे। हालात को संभालने के बजाय उन्होंने और उनकी सरकार ने देश में जो थोड़ा बहुत भोजन बचा था उसे किम परिवार, उनके करीबी राजनीतिक नेताओं और उच्च पदस्थ सेना अधिकारियों के बीच बांट लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि साधारण लोग भूख के तरफ तरफ कर मरने लगे। पूरा देश भूखमरी की आग में जलने लगा। ली का परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा स्थिर था, इसलिए शुरुआत में उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे अकाल बढ़ता गया वैसे वैसे ली के परिवार पर भी असर पड़ने लगा, क्योंकि उनके पिता सैनिक तो थे लेकिन उच्च पदस्थ के अधिकारी नहीं थे। फिर भी उन्होंने किसी तरह संघर्ष करते जीवन चलाना जारी रखा। इसी दौरान ली की मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। स्वाभाविक रूप से परिवार में एक नए सदस्य के आने पर सभी खुश हुए, लेकिन अकाल के उस दौर में बच्चों का जन्म और उन्हें और भी गहरे संकट में धकेल दिया। तब ली की उम्र सिर्फ 14 साल थी। पहली बार उसने देखा कि सिर्फ 2 मुट्ठी खाने के लिए उसकी मां को घर से बाहर जाकर दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे ली की आंखों में उसके देश और सरकार का असली चेहरा सामने आने लगा। उस भयानक अकाल में लगभग 30 लाख से भी ज्यादा साधारण उत्तर कोरियाई नागरिकों की मौत हो गई। लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा अगर कोई सार्वजनिक जगह पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे वहीं पर गोली मार दी जाती थी, बिना किसी मुकदमे या चेतावनी के। ऐसी ही एक घटना हिसान शहर में ली की आंखें के सामने घटी और तभी ली को एहसास हुआ कि उसकी सरकार वास्तव में कितनी निर्दयी और अमानवीय है। साल 1997 में उत्तर कोरिया की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर तो थी, लेकिन अकाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। ली का परिवार अब भी संघर्ष कर रहा था। पिछले 3 वर्षों में ली की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अकाल की पीड़ा और आम लोगों पर सरकार के अत्याचार देखकर वह अंदर से थक चुकी थी। अब वह किसी भी कीमत पर आजादी पाना चाहती थी। इसी सोच के चलते एक दिन उसने बिना किसी को बताए अकेले ही उत्तर कोरिया से भागने का
फैसला कर लिया। दिसंबर 1997 की एक करकराती ठंडी रात में जब उसके माँ बाप और 3 साल का छोटा भाई गहरी नींद में सो रहे थे, वह मौका देखकर चुपचाप घर से निकल गई। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह उत्तर कोरियाई गार्डों की नजर से बचकर सीमा पार कर पाएगी या नहीं। इन्हीं विचारों में डूबी वह जंगल के भीतर से दौड़ती जा रही थी। लगभग 10 मिनट दौड़ने के बाद वह रियांग प्रांत की सीमा के पास पहुंच गई। ली ने पहले से ही बहुत चालाकी से एक भागने का रास्ता चुना था, ऐसा रास्ता जहां कोई बैरिकेड या कांटेदार तार नहीं थी। बस पेट्रोलिंग कर रहे गार्डों की नजर से बचकर सीमा पार करनी थी। यह जगह थी रियांग प्रांत का यालू नदी इलाका। जंगल से बाहर निकलने से पहले ली ने उस जगह को ध्यान से देखा, आसपास कोई गार्ड गश्त कर रहा है या नहीं। जब उसे लगा कि चारों ओर कोई नहीं है तो उसने समझा कि यह उसका सुनहरा मौका है सीमा पार करने का। तुरंत ही वह जंगल से बाहर निकली, पूरी ताकत से सीमा की ओर दौड़ने लगी। जैसे ही वह सीमा की रेखा के कुछ मीटर के फासले पर पहुंची, अचानक एक बॉर्डर गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। दूर से दौड़ते हुए ली ने उस गार्ड को देख लिया। वो बंदूक उठाकर निशाना लगाने वाला था। ली समझ गई कि अब उसका अंत निश्चित है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। शूट करने के बजाय वह गार्ड अचानक बंदूक नीचे कर देता है और ली को बिना रोके, बिना नुकसान पहुंचाए सीमा पार करने देता है। यह देखकर ली बेहद हैरान रह गई, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने का समय नहीं था। अब तक वह सीमा पार कर चुकी थी और येलो नदी की जमी हुई बर्फ पर दौड़ती हुई धीरे धीरे चीन की सीमा में गायब हो गई। सीमा पर जो चमत्कार हुआ वह कोई संजोग नहीं था। वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि ली के पिता एक सैनिक थे और उसी कारण से वह बॉर्डर गार्ड उनके पिता का अच्छा दोस्त था। वह कई बार उनके घर भी आ चुका था। इसी वजह से जब ली पास आई तो गार्ड ने उसे पहचान लिया और बंदूक नीचे कर दी। हालांकि इसे चमत्कार कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर उस रात वहां कोई और गार्ड होता तो ली का बचना लगभग असंभव था। अब तक ली चीन की सीमा में पहुंच चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था वह जाएगी कहां। घर से निकलने से पहले ही ली ने पूरा प्लान बना लिया था। चीन के सन्याग शहर में उसकी एक मौसी रहती थी, तो ली ने सबसे पहले वहीं जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि वहां पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वह एक खुले समाज में स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से जी सकेगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ली को एहसास हुआ कि उसकी यह सोच पूरी तरह गलत थी। पहले 6 महीनों तक उसकी आंटी ने उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि वहां हर गली मोहल्ले में पुलिस के मुखबिर घूमते रहते थे, जो खास तौर पर ली की जैसी उत्तर कोरिया से भागी हुई महिलाओं को पकड़वाने का काम करते थे। सरकारी नजर से बचाने के लिए ली की पहचान बदल दी गई। उसे छे मिरान नाम की एक चीनी लड़की की पहचान दी गई ताकि कोई भी उस पर संदेह न करे। चीन में वह लगातार संघर्षों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी त्रासदी आ गई। उत्तर कोरिया से उसे खबर मिली कि सैन्य शिविर में कुछ आतंकियों विवादों के चलते उसके पिता ने खुद को नशे की ज्यादा मात्रा में इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। यह खबर सुनकर पूरा परिवार भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से टूट गए। उसकी माँ और छोटा भाई लगभग सड़कों पर आ गए। परिवार को किसी तरह जिंदा रखने के लिए ली ने चीन में कुछ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया और जो थोड़े बहुत पैसे वह कमा पाती थी उन्हें एक एजेंट के जरिए अपनी माँ और भाई के पास भेजती थी ताकि वे कुछ खा पी कर जिंदा रह सके। लेकिन जैसे उनकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, एक और उससे भी बड़ी मुसीबत उसके सामने आ गई और वह उसके लिए सबसे जानलेवा साबित हो सकती थी। एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने घर में घुसकर ली को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उन्हें शक हो गया था कि वह उत्तर कोरिया से भागी हुई है, यानी एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ली समझी गई थी। अगर अब चीनी अधिकारी किसी भी तरह यह साबित कर देते हैं कि वह वास्तव में उत्तर कोरियाई है तो उसे तुरंत उत्तर कोरिया की सरकार को सौंप दिया जाएगा, जहां उसके लिए या तो भयानक यातना या फिर सीधी मौत इंतजार कर रही थी। लेकिन ली के पिता बचपन से ही उसे चाइनीज लैंग्वेज सीखने पर भी जोर देते थे। इसी वजह से उसकी बेहतरीन चाइनीज स्पीकिंग स्किल और उसकी बदली हुई पहचान चीनी अधिकारियों को मजबूर होकर उसे रिहा करना पड़ा। हालांकि इस घटना ने ली को यह साफ समझा दिया कि वह कभी भी चीन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। किसी भी पल उसकी असली पहचान उजागर हो सकती थी। इसलिए उसने अब चीन से साउथ कोरिया को जाने का फैसला किया। उसे पता चला था कि दक्षिण कोरिया सरकार नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स को अपने देश में रहने की अनुमति देते हैं। लेकिन उस समय दक्षिण कोरिया पहुंचना ली के लिए बेहद खतरनाक था, क्योंकि इस घटना के बाद चीनी अधिकारी उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे।
इसलिए उसने सोचा कि स्थिति थोड़ा समन्वय होने तक इंतजार किया जाए। आखिरकार साल 2008 में ली को दक्षिण कोरिया जाने का मौका मिल गया। वह दक्षिण कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां के इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर खुद को एक उत्तर कोरियाई डिफेक्टर के रूप में पेश किया। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। यह जानने के लिए कि वह वास्तव में उत्तर कोरियाई है या नहीं, इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के हवाले कर दिया। वहां कुछ दिनों तक ली के कई तरह के टेस्ट लिए गए और उसकी पृष्ठभूमि की गहराई से जांच की गई। सही परीक्षणों में सफल होने के बाद आखिरकार उसे दक्षिण कोरिया की नागरिकता प्रदान की गई। दक्षिण कोरिया आने के बाद ली की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यहाँ रोक टोक के बिना वह स्वतंत्र रूप से जीने लगी। फिर सवाल उठता है, इतनी आजादी मिलने के बाद भी ली क्यों वापस उत्तर कोरिया गई, जहां से वह 12 साल पहले भाग कर आई थी। असल में दक्षिण कोरिया आकर 1 साल बाद 2009 में जब ली धीरे धीरे वहां बस रही थी तो उसे खबर मिली कि वह एजेंट जिसके जरिए वह नॉर्थ कोरिया में अपनी माँ भाई को पैसे भेजती रही, सीमा पार करते समय गिरफ्तार हो गया। और एजेंट के दबाव में सरकार को यह भी पता चल गया था कि ली अपने माँ भाई को हर महीने पैसे भेजती थी। अब नॉर्थ कोरिया सरकार ने सजा देने के इरादे से ली के माँ और भाई को एक दूर दराज अलग थलग असंभव जगह पर छोड़ने का योजना बनाया, जहां खाने पीने का नामो निशान तक नहीं होगा। सीधे शब्दों में उन्हें मारने की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया था और खुद किम परिवार इस पर करीब से नियंत्रण रखता था। ली की मां व भाई के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय मौत स्वीकार करने का। ली दक्षिण कोरिया में बैठकर यह सोचकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर वह अपनी मां और भाई को नॉर्थ कोरिया से बचाकर लाकर सुरक्षित करेगी। उसने सबसे खतरनाक फैसला लिया। बिना एक पल गंवाए वह फ्लाइट से सीधे चीन उड़ी। चीन पहुंचकर उसने छुपकर बॉर्डर गार्डों की निगाहों को चकमा देकर येलो नदी के पास की बॉर्डर एरिया में जाना तय किया। यह बेहद रिस्की था, पर उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उसने कुछ एजेंटों से संपर्क किया जो डॉन की प्रोसेस लोगों की मदद करके नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पार कराते थे। इस केस में सीधे सरकार की सहूलियत और समय की भी कमी थी, इसलिए उसे उन एजेंटों को भारी भुगतान करना पड़ा, पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। 2009 के जून की एक रात जब सारे पुलिस लोग घर के सामने चौकसी दे रहे थे, तभी एजेंटों ने ली की मां और भाई को चुपके से घर के पीछे से निकाला। बहुत चालाकी से उन्हें रियांगांग प्रांत के जंगलों के रास्ते लेकर जाया गया ताकि कोई भी देख न पाए। बीच में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर कुछ घंटों की यात्रा के बाद एजेंट आखिरकार पुलिस और बॉर्डर गार्डों की नजरों से बचाकर ली की मां और भाई को नॉर्थ कोरिया की सीमा पर करवा देने पर सफल हुए। सीमा पार कर 12 साल बाद जब वे एक बार फिर मिले तो उन सबके चेहरों पर जो भाव झलके उसके शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ली अपने परिवार के साथ सुरक्षित रूप से चीन पहुंच गई, पर चीन भी उनके लिए भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। इसलिए ली ने जल्दी अपनी मां और भाई को दक्षिण कोरिया पहुंचाने की योजना बनाना शुरू कर दी। तलाशी तफ्तीश के बाद भी ली ने पता लगाया कि चीन के पड़ोसी किसी देश लाओस में दक्षिण कोरियाई दूतावास है। अगर उन्हें किसी तरह वहां पहुंचाया जा सके तो बाकी काम दक्षिण कोरियाई सरकार संभालेगी। पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ली की मां और भाई के पास कोई पहचान पत्र नहीं थे और वे चीनी भी नहीं जाने जाते थे, इसलिए उनके साथ यात्रा करना बेहद जोखिम भरा था। तभी एक चीनी ब्रोकर ली के पास आया और आश्वासन दिया कि कुछ पैसों के बदले वह ली की मां और भाई को सुरक्षित तरीके से चीन की सीमा पार करवाकर लाओस पहुंचा सकता है। ली के पास कोई और विकल्प ना होने से वह इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, पर उसे पता नहीं था कि रास्ते में उन्हें और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चीन के कुनमिंग शहर से लाओस जाने के लिए एक स्पेशल बस चलती थी। उसी बस से ली की मां और भाई को लाओस भेजने की व्यवस्था की गई। उस ब्रोकर ने अपने सोर्स के जरिए उनके लिए एक पहचान पत्र और पासपोर्ट तैयार करवाया और बस की टिकट भी कंफर्म कर दी। ली के मामले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके पास सभी असली दस्तावेज मौजूद थे। टिकट की तारीख के अनुसार जून महीने की एक सुबह ली अपने मां और भाई को लेकर उस बस में सवार हो गई। लगभग 15 घंटे की लंबी यात्रा के बाद बस चीन की सीमा के करीब पहुंच चुकी थी। बस कुछ ही मिनटों में लाओस की सीमा में प्रवेश करने वाली थी कि अचानक बस बॉर्डर पर रुक गई। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक चीनी सैनिक बस में चढ़ गया और सभी यात्रियों के आईडी प्रूफ मांगने लगा। शुरुआत में ली को जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसके पास ब्रोकर द्वारा बनाए गए फेक आईडी कार्ड्स थे। लेकिन तभी उसने देखा कि सैनिक न केवल आईडी जांच कर रहा था, बल्कि यात्रियों की भाषा सुनकर यह भी परख रहा था कि वह सच में चीनी है या नहीं। यह देखते ही ली के होश उड़ गए।
उसे एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह फंस चुके हैं और पकड़े बिना बचना भी लगभग नामुमकिन है। फिर भी आखिरी कोशिश करने के लिए ली ने साहस जुटाया। जब सैनिक उसके सीट तक पहुंचा तो ली ने जल्दी से अपने असली कागजात पहले ही आगे बढ़ा दिए। उसकी जांच के बाद जब सैनिक उसकी माँ और भाई की ओर बढ़ा तब ली ने अचानक कहा, मेरी माँ और भाई शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, दोनों गूंगे बहरे हैं। ली के इस एक छोटे से वाक्य ने पूरे हालात को रूप ही बदल दिया। सैनिक ने उसके इस बयान पर कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसने उनकी आईडी को भी ठीक से नहीं देखा, बस सरसरी निगाह डालकर नीचे उतर गया और उसके परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे लगभग पकड़े जाते बच गए। कुछ ही मिनटों बाद वे चीन की सीमा पार कर लाओस पहुंच गए। वहां से उन्होंने एक लोकल बस ली और राजधानी वियंतियाओ में स्थित दक्षिण कोरियाई दूतावास पहुंच गया। वहां ली की मां और भाई को भी कुछ दिनों तक कई जांच और टेस्ट में से गुजरना पड़ा। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आखिरकार उन्हें दक्षिण कोरिया की नागरिकता दे दी गई और उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया गया। अब ली, उसकी मां और भाई तीनों दक्षिण कोरिया में रहकर खुशहाल और स्वतंत्र जिंदगी बिता रहे थे। ली की यह कहानी इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर हर उत्तर कोरियाई नागरिकों में ली जैसा साहस और हौसला होता तो आज किम जोंग उन जैसा तानाशाह शासक उस देश की सत्ता में नहीं होता और न ही उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे दुखी देश कहा जाता।